जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी परीक्षाओं में बहुत आता है, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक है प्रकाश, ठीक है। आज हम लोग प्रकाश के विषय में जानेंगे, क्या होता है प्रकाश, क्या इसके गुण हैं, क्या इसमें दर्पण, लेंस, इनके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रकाश, प्रकाश क्या है। आप सभी को पता है कि अगर प्रकाश है तभी हम सब लोग हैं, प्रकाश की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो इसकी एक अच्छी खासी परिभाषा भी हम लोग बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है। यानी जो प्रकाश है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ना कि हम प्रकाश को देखते हैं। हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक। तो क्या कह सकते हैं हम, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब प्रकाश की तो बात हो गई, प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, ठीक। अब फिर प्रकाश में कुछ गुण होते हैं, प्रकाश कहाँ पे कैसे चलता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, देखिए। तो प्रकाश के जो गुण हैं, प्रकाश के गुण, नंबर 1, पहली बात तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसका एग्जाम्पल दे दो। मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है भैया, ये लो, ये राहुल भैया जी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे सूर्य देवता है। तो सूर्य से क्या आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब आएगी, मान लो गर्मी का समय चल रहा है, ठीक। अब ये छाता लगाए जा रहे हैं, ये छाता लगा लिए हैं। अब सूर्य की किरण अगर सीधा सीधा आएगी, सीधा सीधा आएगी, तो ये क्या करेंगे, इनको जो है छाता क्या करेगा, बचा लेगा, ठीक। लेकिन सोचो अगर ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये अगर टेढ़ी मेढ़ी चलती तो यहाँ आके पूछते हैं वो भैया कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश की किरण कैसे चलती है, सीधा। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने घर में बैठे हैं और प्रकाश की किरण आई हमसे पूछने लगे भैया क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश की जो किरण है कैसे कैसे चलती है, सीधे सीधे चलती है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश के एक गुण में क्या हो गया, प्रकाश जो है इसकी किरण सीधी सीधी चलती है। दूसरी बात, यह एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। कैसे चलता है प्रकाश, तरंगों के रूप में चलता है। किस प्रकार की तरंग है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब अगर तरंग है तो इसकी तरंग दैर्ध्य भी होगी, ठीक है। अब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 एंगस्ट्राम का मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10, ठीक। ये हो गया प्रकाश जो है कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्राम होती है। आगे देखो, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। देखो भैया, अगर प्रकाश चल रहा है, प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। जैसे प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। वहीं जब कांच में चलेगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगा। नायलॉन में चलेगा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा, ठीक। जल में चलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार हीरे में जब चलेगा तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चलेगा, ठीक। आगे देखिए, फिर जैसा कि इसमें मेंशन है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। एक चीज और, जिस माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वहाँ प्रकाश की चाल कम होगी। इसके विषय में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक। आशा करते हैं आपको ये इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, प्रकाश के गुण जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद प्रकाश की एक क्वालिटी होती है। प्रकाश क्या होता है, तलों से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और जहाँ पे माध्यम ट्रांसपेरेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में सीखेंगे। और प्रकाश के परावर्तन के लिए हमको क्या आवश्यकता होती है, दर्पण की आवश्यकता होती है, कोई चिकना तल हो वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, प्रकाश के परावर्तन की आसान सी परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश किसी यहाँ से चलेगा, मान लो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में अन्य दिशा में लौट जाती है। मान लिया ये इधर इस दिशा से आई है और लौटेगी इस दिशा में, ठीक है। फिर से एक बार देखिए,
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालिशदार तल पे टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह किसी अन्य दिशा में परावर्तित हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, इस समय में ये क्या करती है? इस दौरान में कोण बनेगा बीच में, आई और आर। यहाँ पे आई क्या होगा? तो आपका आई आपतन कोण है और आर क्या है? परावर्तन कोण है। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रकाश का परावर्तन कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे चिकने या पालिशदार तल से टकराता है, टकराने के पश्चात वो किसी अन्य दिशा में लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहला नियम क्या होता है? देखो, ये जो किरण है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये वाली क्या है? परावर्तित किरण। और जहां पे ये आके मिले हैं इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, या आप देखो इसका नियम कैसे बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया पहला नियम। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, देखेंगे, लिख दे रहे हैं हम इसको। ठीक, देखिए सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा देखिए, कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या है? R। ये आपस में बराबर होते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के 2 नियम हो गए। ये क्या है? परावर्तन के नियम। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये जो परावर्तन होता है किस पे होता है? दर्पणों पे होता है। ठीक है, लेंस में क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। अब दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। अब हम इसके लिए दर्पणों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम एक चीज देख लेंगे, प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा आपको बता दे रहे हैं, आप नोट करना कि जब प्रकाश किसी वस्तु के एक बिंदु से चलकर किसी अन्य बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तो उस बिंदु को, उस पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहली वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है,
आप इसको दोबारा जो है रिपीट करके सुन लेना, आप नोट जरूर करना इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे परावर्तन होता कहाँ पे है। अब दर्पण के विषय में देखेंगे, चलिए देखते हैं दर्पण। अब देखो दर्पण, मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण हमारे 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहले लोग मोस्टली बोल देते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे बोलेंगे, ये समतल दर्पण, नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण, ठीक है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के ही 2 भाग होते हैं। सबसे पहला अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण के 2 पार्ट हो गए, एक तो अवतल दर्पण हो गया, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक हो गया आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण की बात करेंगे। देखो समझो, समतल दर्पण क्या होता है, बिल्कुल प्लेन सा मिरर होगा, बिल्कुल सीधा सा शीशा, और हम क्या करेंगे, उस पर हम पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये हो गया समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। देखो अब समतल दर्पण से बनता है फेरिस्कोप। क्या बनता है, फेरिस्कोप। कहाँ पहले प्रयोग हुआ करता था, बंकर में, ठीक है। तो उसमें देखो क्या होता है, अच्छा जैसे हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सामने सिर, उसके बाद चेहरा, और फिर पीछे देखते बहुत सारे हमारे चेहरे, 5-6 इतने सारे प्रतिबिंब बनते हैं। क्यों, देखो आप लोग जब जाएंगे अब की बार तो देखेंगे पीछे एक दर्पण लगा होगा और एक समतल दर्पण। अब उस समतल दर्पण में जो है कुछ थोड़ा सा झुकावट होगी, थोड़ा झुका होगा, ठीक है। पहले वाला तो सीधा सीधा लगा होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कुछ एंगल पे झुका होगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रतिबिंब बन जाते हैं। देखो अब देखो जैसे एक ये दर्पण है, अच्छा इसको हम रफ करें, समतल दर्पण पे बस वही परावर्तन, ठीक है। ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये इससे निकलता है। दूसरी चीज़ जो है, देखो जैसे हम 2 समतल दर्पण ले लें, एक ये और एक ये लो, और इनको हमने एक विशेष एंगल पर, हमने थीटा कोण पर हमने इनको मिला दिया। हमने 2 ठो समतल दर्पण ले लिए और इनको क्या किया है, एक विशेष एंगल पर मिला दिया है, ठीक है। अब हम पूछे कि इसके बीच में अगर कोई वस्तु रख दें तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो तो प्रतिबिंब बनने की संख्या निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है 360/थीटा -1, ठीक है। 360/थीटा -1। अब देखो जैसे हम कह दें जो ये दर्पण हैं ये 30 डिग्री पर रखे हों, कितने डिग्री पर रखे हों, 30 डिग्री पर, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो हम कहेंगे 360/थीटा की जगह पे 30 रखेंगे, इंटू -1, 0 से 0 गया, 3 के 3, 3 दूनी 6, 12 से 1 गया 11, तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, 11 प्रतिबिंब बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, ये वाली जो युक्ति है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिस्कोप। ये पहले बंकर में प्रयोग करते थे हमारे सैनिक, बाहर के दुश्मन को देखने के लिए कि अंदर से उनको दिख जाए और बाहर हम उनको ना दिखें, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम प्रतिबिंब की संख्या बताना चाहते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 360/थीटा -1। आपके रेलवे ग्रुप डी में ये जो है कई बार पूछा जा चुका है वाला प्रश्न, ठीक है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये क्या होते हैं। देखिए अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये क्या है, गोली दर्पण, गोली दर्पण के ही भाग हैं, ठीक है। क्या है ये, गोली दर्पण के भाग हैं। अब ये गोली दर्पण जो होता है ये कैसा होता है, ये खोखले गोले के टाइप का होता है। कैसा होता है, खोखले गोले के टाइप का होता है। अब इसको हम काट देते हैं, एक बार उभरे हुए तल पर पालिश कर देंगे, एक बार झुके हुए तल पे पालिश कर देंगे, तो एक अवतल दर्पण बन जाएगा, एक उत्तल दर्पण बन जाएगा। देखो समझो, देखो हमारे पास एक ये स्फेरिकल मिरर है, क्या है, स्फेरिकल, एक गोली दर्पण है। अब देखो ये गोली दर्पण गोले का आकार का होता है, ठीक है। अब गोले के आकार का है तो गोले वाले इसमें जो है सब पूरे कार्यक्रम होंगे। देखो भैया यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी है, त्रिज्या होगी, और ये क्या है, ये परिधि होगी, ठीक। अब देखो, अब जैसे ये गोली दर्पण है, जैसे गोले का केंद्र उसको सी से लिखा जाता है तो इसको भी हम सी से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको काट दें, ये देखो हमने इसको ऐसे ऐसे काट दिया 2 भागों में, ये लो। अब देखो दर्पण बन गया सी, ठीक। ये क्या बन गया, वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जहाँ पे ये, अब इस पे अगर हम पालिश कर देंगे तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, परावर्तक तल है, यहाँ से परावर्तन होगा,
ठीक है। और इसका नाम हम M1 और M2 अगर दे दें, ठीक है, तो हम बोलेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला भाग क्या है, ये क्या है, वक्रता केंद्र, उसमें क्या है, केंद्र, और हम इसमें क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा वक्र टाइप का भाग है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, गोले में क्या होती थी, त्रिज्या होती थी, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसमें, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। आगे और भी देखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, उभरे हुए तल पर पालिश किया है, तो ये कौन सा दर्पण बना, ये बना अवतल दर्पण। क्या बना, ये अवतल दर्पण बना। अगर यहीं पर हम इस वाले तल पर, दबे हुए तल पर पालिश कर देते हैं तो परावर्तन किधर से होता, इधर से होता, ठीक है, ये ऐसे परावर्तन होता। तो ये कौन सा दर्पण बना, ये वाला उत्तल दर्पण बना, ठीक है। अब इनकी हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे, वक्रता केंद्र क्या होगा, ध्रुव क्या होगा, मुख्य फोकस क्या होगा, ठीक है, इनकी परिभाषा हम लोग अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले जो परिभाषा बनती है, जैसे कक्षा 10 में कोई बच्चा अगर कक्षा 10 का इसको देख रहा है, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, P ध्रुव है। क्या है ये, ध्रुव, समझिए, ध्रुव। अब देखिए ध्रुव, अब ध्रुव की परिभाषा कैसे बोलेंगे, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। आप सुन के अपने आप से नोट करिए, ठीक है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। अब जैसे क्या, वक्रता केंद्र क्या है, क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसका केंद्र, ठीक है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उन्हीं के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब ये वीडियो देखकर जाएंगे तो आप खुद ही किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब उसी तरीके से वक्रता केंद्र के बाद क्या आता है, वक्रता त्रिज्या आती है। क्या आती है, वक्रता त्रिज्या आती है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस प्रकार गोले में त्रिज्या होती है तो उसको सिर्फ सेम त्रिज्या बोल देते हैं। अब ये वक्रता त्रिज्या है क्योंकि इसमें ये वक्र वाला भाग है। अब देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको कहाँ से लिखा जाता है, कैपिटल R से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल R से। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु आता है F, क्या आता है, F, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। बड़ी प्यारी सी परिभाषा है, देखिए इसकी, मुख्य फोकस। ये देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा जब हम बोलेंगे तो उसके पहले हम ये जान ले, ये वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष को सिंपल से बोल देंगे, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। समझ में आया आपको, देखो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे मुख्य फोकस। तो हम बोलेंगे, कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एकदम पैरेलल जाएगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर परावर्तन के पश्चात, यानी जब इस तल से टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखो, आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छा टेंशन हो, इसलिए हमने बच्चों को बिठा रखा है, ठीक है। हम उनकी भी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये हो गया आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बाद आता है फोकस दूरी। क्या आता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए अब ये मुख्य फोकस, इसको कैपिटल F से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल F से लिखेंगे मुख्य फोकस को। अब जब फोकस दूरी की बात आएगी इसको हम लिखेंगे स्मॉल f से। किससे लिखेंगे, स्मॉल f से। देखो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। समझ गए आप, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर। अब देखो
अब ये तो हो गया अवतल दर्पण पे जो है, जब जितना जो है सिस्टम है हमने देख लिया है। अब देखो आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे जो किरणें जो परावर्तित होते हैं, अब इनका कोई एक विशेष रूल होता है क्या? हाँ होता है रूल। अब ऐसा तो नहीं कि हम प्रकाश की किरण ऐसे चल के आए और उसके बाद यहाँ से चली जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका एक रूल होता है, जब प्रकाश की किरण समांतर चलेगी तो कहाँ से जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं अवतल के लिए। अवतल के लिए क्या नियम होते हैं, जब प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी। देखिए अगर जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अगर समांतर आएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो मुख्य फोकस से ही जाएगी हर हाल में, ठीक है। आप ये बात सीख लीजिए, अगर जो कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से ही जाएगी परावर्तन के पश्चात। एक शर्त ये हो गई। दूसरी देखिए, अगर जो कोई किरण मुख्य फोकस से आ जाए, कहाँ से, मुख्य फोकस से, और जब उसका जैसे ही परावर्तन होगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखेंगे जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जब मुख्य फोकस से जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दो चीज़ें। तीसरी बात देखिए आप, अगर जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो क्या होगा, देखो जैसे ही आई थी वैसे ही लौट जाएगी, ठीक है। कला थोड़ी हमारी कमज़ोर है भैया जी, तो चित्र सही नहीं बन रहे हैं। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होएगी। देखो ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी का हमने क्या बोल दिया, फोकस दूरी, ठीक है। मान लिया कोई वस्तु होती है, यहाँ से मान लो ये वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, अनंत है। अब अनंत से आ रही है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, देखो फोकस के सामने बनना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है से लिखते हैं हम, वी से, ठीक है। काहे से लिखते हैं, वी से। और यहाँ कहीं हम जो है अनंत पे वस्तु रखे हैं। तो एक चीज़ हमको समझ में आई, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, देखिए यू वी और एफ सब दर्पण के सामने हैं। जब सब चीज़ें दर्पण के सामने होंगी ना तो इनके चिन्ह हम माइनस में लेंगे, यू वी एफ, ये माइनस होगा, निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु इधर रखी है दर्पण के सामने, और फोकस तो इधर ही है, फोकस दूरी इधर ही है, और प्रतिबिंब भी इधर ही बनना है दर्पण के सामने। तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम चिन्ह यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, इनके न्यूमेरिकल लगाते समय सूत्र क्या लगता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए। तो इसमें जब हम वैल्यू इनकी रखेंगे तो सभी माइनस में रखेंगे। आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार फिर से देखिए, ये उत्तल में क्या होगा, ठीक है। उत्तल में प्रकाश की किरण आएगी इधर से, जो है परावर्तन इधर होगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रूप से इधर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य फोकस। मान लो इधर कोई वस्तु रखी है, ये है दर्पण के सामने का हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से वक्रता केंद्र से हम क्या करें, यहाँ पे कोई वस्तु हम रख दें, अगर ये मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, और ये वस्तु जो है यहाँ से चलने के बाद इधर जाएगी और इधर चली जाएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चली है तो कहाँ से होकर जाएगी, इसको जानना तो फोकस से ही, जैसे पहले वाले हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए अगर जो हम दूसरी वाली सी से, देखो सी से अगर गुजार दें तो ये वैसे ही जैसे आई थी और ये वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसने काट दिया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब, ये वी इधर प्रतिबिंब बन गया, और यहाँ ये क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं उत्तल में, क्या देख पा रहे हैं, देखो यू तो ये तो दर्पण के सामने है, यू तो माइनस का ये निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब देखो वी जो है दर्पण के पीछे निकल गया, वी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ भी उधर है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण में सभी चिन्ह माइनस होते हैं, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, एफ और पी के बीच में रखी हो। और इसमें क्या होता है, यू माइनस होता है, बाकी सभी चिन्ह क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एफ और वी प्लस होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर गई तो फोकस से जाएगी, अगर जो फोकस से गई तो समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से गई तो वैसे ही वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी। उत्तल में अगर समांतर गई तो फोकस से ही जाएगी,
और वक्रता केंद्र से हमने एक लाइन खींची तो जैसे गई थी प्रकाश की किरण वैसे ही लौट गई। ठीक है, आगे देखो, अब हम इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपको ये चिन्ह वाला जो एक मैटर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, क्या देखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बन सकता है। सबसे पहली बात तो वस्तु जब कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो। दूसरी चीज जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। तीसरी चीज जब वस्तु सी पर हो। चौथी बार सी और एफ के बीच में हो। पांचवी बार ये, और छठी बार एफ और पी के मध्य हो। अब सातवीं नहीं हो सकती, यहाँ पर हम दर्पण पर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ही स्थितियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ से हम जो है शॉर्ट तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए पहली बार जहाँ वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ से बनना चालू होता है? एफ पर। दूसरा, इधर आगे बढ़ेंगे ये पीछे जाएगा। अगर जो वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में। इधर अगर वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। इधर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आगे आ जाएगा, और जब एफ पर जाएंगे तो अनंत पर आ जाएगा। जब छठी स्थिति होगी तो दर्पण के पीछे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहला दे रखा है वस्तु जब अनंत पर रखी हो, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये क्या है? वक्रता केंद्र है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, और अनंत यहाँ कहीं आगे से हम कंसीडर कर लेंगे। देखिए इसको थोड़ा आगे और कर ले हम। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई ये प्रकाश की किरण आ गई। अब आपको पता है कि अगर जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो कहाँ से जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। दूसरी चीज कहाँ से डालेंगे? सी से। कहाँ से? सी से आ सकती है। ये लीजिए सी से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सी से। अब जब सी से आएगी, जैसे ही आएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे काट दिया इसने, ये वाली पहली वाली किरण ये, और ये दूसरी वाली किरण यहाँ पे इसने इसको काट दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? एफ पे बन गया। कहाँ बन गया? एफ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पहली वाली स्थिति का कहाँ बनता है? एफ पे। अब देखिए वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है? नीचे बनना। मतलब क्या कहेंगे? उल्टा बनना है। कैसा बनना है? उल्टा बनना है। दूसरी चीज, अब जब सामने बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है, और ये छोटा है। उल्टा और छोटा। तीसरी अगली बात, वास्तविक भी है, वास्तविक है। और पहली वाली स्थिति का जो प्रतिबिंब होता है वो बिंदुवत बनता है, छोटा, बहुत ही नॉर्मल छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। पहली बार जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। आगे देखेंगे दूसरी वाली कहाँ रखा? अनंत और सी के बीच में। देखिए जब वस्तु अनंत और सी के मध्य में रखी हो, देखिए अब यहाँ पे एक हमको जो है टारगेट दे दिए गए, अनंत और सी, ये रहा आपका अनंत और ये रहा आपका सी, और यहाँ पे हम वस्तु रख दें। देखिए पहली बार तो हम सीधे जाएंगे ऐसे, ठीक, फिर ये कहाँ से आएगी प्रकाश की किरण? ये, ठीक। दोबारा में देखिए इसको हम क्या करेंगे? मुख्य फोकस से ले जाएंगे, और ये वाली क्या करेगी? देखो यहाँ पे काट दिया। ठीक है, ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगा? ये देखो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? सी और एफ के मध्य। देखिए सी और एफ के मध्य। अब देखो अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, वस्तु थोड़ा और बड़ी है इससे। देखो प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से कम है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है? छोटा है, वस्तु बड़ी है, तो इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनना है? छोटा बनना है। और कहाँ पे बनना है? सी व एफ के मध्य। क्या लिखेंगे? सी व एफ के मध्य। ठीक है, आगे देखो कैसा बनना है? तो उल्टा बनना है। ठीक है, दूसरी बात, छोटा बनना है। कैसा बनना है? छोटा बनना है। और दर्पण के सामने है तो कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, यहां तक कि आपको समझ में आया? आगे देखेंगे, अगली स्थिति की ओर बढ़ेंगे। जब वस्तु कहां पर रखी हो? सी पर रखी हो। ठीक है, ये रहा आपका ध्रुव। देखो यहां वस्तु ये रखी है, ठीक, आप इसको ऐसे ले जाओगे, फिर जब समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी वाली उसको भी एफ से ले जाओगे, और जब एफ से जाएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देखो ये यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो कहाँ बनना है प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर बनना है। कहाँ पर बनना है? वक्रता केंद्र पर ही बनना है। और देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना है? बराबर बनना है। और कहाँ पर बनना है? सी पर बनना है। सी पर बनना है, बराबर बनना है, उल्टा बनना है, और सामने है तो कैसा बनना है? वास्तविक बनना है। क्लियर? यहाँ तक की आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक।
ठीक, हम लोग वस्तु का नाम भी दे सकते हैं ओ डैश, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, आगे देखो अगली स्थिति, जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, कहाँ पर हो, सी और एफ के मध्य हो, ये वाली चौथी स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच में। देखो ये रहा आपका सी, ये रहा एफ, यहाँ पे वस्तु हमने रख दी, देखो ये। अब ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वाली किरण कहाँ जाएगी, एफ से होके जाएगी। तो इसको हम सीधा सीधा बढ़ाएंगे तो कहाँ आएगी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ये क्या है, अनंत। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा और सही कर लें, वेट करना थोड़ा। ठीक है, देखिए वस्तु कहाँ रखी है, सी और एफ के मध्य रखी है। वस्तु कहाँ रखी है, सी और एफ के मध्य रखी है। और प्रकाश की किरण सीधा गई और कहाँ से निकल गई, मुख्य फोकस से गई। दूसरी वाली किरण मुख्य फोकस से गई, समांतर हो गई। अब ये कहाँ पे काट रही है, देखो अनंत और सी के मध्य। ठीक, ये आपकी चौथी हो गई कंडीशन। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनना है, अनंत व सी के मध्य। कैसा बनना है, तो उल्टा बनना है। अब की बार देखो इससे बड़ा बनना है तो बड़ा बोलेंगे, और सामने बनना है तो कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। अब अगली स्थिति देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। देखो ये हमने मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। अब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से फिर से ये जाएगी, ठीक है, अपने पैरों को टच करते हुए। दूसरी वाली कैसे जाएगी, वक्रता केंद्र से ही गुजार देंगे। कैसे, ये, ठीक, कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। अब जैसे ही ये इधर जाएगी और ये वक्रता केंद्र से, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वैसे ही वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। तो वक्रता केंद्र से हमने गुजारा और ये फिर से ही वक्रता केंद्र से लौट आई। तो यहाँ से देखो बिल्कुल सीधा सीधा आकृति में यहाँ कहीं अनंत पे आके मिल जाएगी। जैसे इसमें अनंत जो है ऊपर की ओर है, वैसे इसमें अनंत नीचे की ओर। ठीक है, तो कहाँ बनना है प्रतिबिंब, अनंत पर। कहाँ बनना है, अनंत पर बनना है। उल्टा बनना है, इसमें बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा और वास्तविक। ठीक है, अब आखिरी स्थिति रह गई जब वस्तु F और P के मध्य रखी हो। यहीं कहीं देख लेंगे। छठी स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो, F व P के मध्य हो। जब वस्तु F व P के मध्य हो। ठीक है, देखो ये लो भैया, ये अपना क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, अपना मुख्य फोकस है। वस्तु तुमको कहाँ रखनी है, F और P के मध्य रखनी है। ये देखो यहाँ पे हम लोग कोई वस्तु रखेंगे। ये लो, हमने वस्तु रख लिया। और ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इधर, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ने वाली है। देखिए क्या होगा, किरण ऐसे जाएगी, कहाँ से आएगी भाई, फोकस से आएगी। ठीक, अब दूसरा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, सी से ही लेके जाएंगे। देखो यहाँ से इसको टच कराते हुए, ठीक, तो यहाँ आप जो है एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखो प्रकाश की किरणें क्या हो गई, फैलना चालू हुई। हम लोगों ने प्रतिबिंब की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जब जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात जब काटती हुई प्रतीत हो या काटें तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आपको क्या लगता है ये काटेंगे एक दूसरे को, कभी नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे भाई इनको घर के पीछे ऐसे मिलवा देंगे। ये देखो आ गए, ठीक है, यहाँ पे इनका जो भरत मिलाप होगा तो यहाँ पे जो है इन्होंने काटा है भाई। ठीक है, दर्पण के पीछे काट रही हैं। अब देखो वस्तु कैसी रखी है, सीधा सीधा रखी है। ये सिर्फ एक इकलौती इसमें ऐसी जो है छठे नंबर की कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा सीधा बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। देखिए कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा,
दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा, आभासी, आभासी। तो भैया ये थी आपके जो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो है उनकी स्थितियां। ठीक, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां सिर्फ 2 ही होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहली बात, उसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। देखिए, तो अनंत पर यहाँ कहीं भी वस्तु हो सकती है, ऐसे खींच लो। ठीक है, अब इसको ऐसे आप सीधा सीधा लाओगे, ये टेढ़ा हो रहा है भाई, अब इसको सीधा सीधा लाओगे ऐसे, ये। ठीक है, तो ये किरण कैसे चली जाएगी, इधर लौट जाएगी, ये वाली किरण इधर लौट जाएगी। तो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये इधर कहीं यहाँ आके मिलने वाली है। उसी प्रकार ये वाली इधर कहीं मिलने वाली है। ये क्या हो गया आपका मुख्य फोकस। तो बोलेंगे जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। और ये पीछे बनना है। ठीक है, तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, बिंदुवत, बिंदुवत, छोटा, सीधा। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात, वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो। ठीक है, चाहे जहां पर ये मुख्य अक्ष है इस पर कहीं भी हम रख दें। ये देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो। देखो, यहाँ पे हमने वस्तु रख दी, तो ऐसे सीधा जाएगा, जाने के पश्चात ये किधर निकल जाएगा, ये ऐसे। ठीक, तो हम इसको इधर आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये देखो, ये हमने बढ़ा लिया। ये क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, दूसरी वाली किरण कहाँ से डाल देंगे, ये वक्रता केंद्र से डाल देंगे। देखो, तो यहाँ पे इसने काट दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये इसका यहाँ से यहाँ तक का ये प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक, तो कैसा प्रतिबिंब बनना है, इसमें सीधा बनना है, और वस्तु से छोटा बनना है, और कैसा बनना है, आभासी बनना है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।